हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ सॉल्यूशन हब सीकर पर। तो चलिए आज हम देखते हैं अपने प्रश्नावली 1.1। क्या देखते हैं? 1.1। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्रश्नावली 1 के जो पहले 4 उदाहरण थे वो मैंने पहली वीडियो में करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसके बाद में उन एग्जाम्पल के माध्यम से हम आज प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न 1 बाय 1 हल करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन उसी बेस पे है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पॉइंट क्या है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड किस में देखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन जानते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या का भाग देके चेक करते हैं। तो मैंने दिया 2 का भाग, 2 का भाग देने पे कितना आंसर आया? 70। फिर मैंने दिया फिर 2 का भाग, 2 का भाग देने पे कितना आंसर है अपना? 35। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा और 5 का जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 से भाग दूंगा। 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 7 पंजो 35, 7 बार। फिर मैं दूंगा वापस 7 का भाग, तो कितना आया? 1। तो अपने को पूछा क्या है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो कहने का मतलब है ये तो अपन ने क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड किया। अब इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। को हम गुणनफल के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? सबसे पहले लिख दिया 140 और उसके बराबर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मैंने जो ये भाग दिए थे और जितनी बार भाग गया उन संख्याओं को मैंने क्या किया, इस साइड गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो मैं कैसे लिखूंगा? 140 के जो गुणनफल आएंगे उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर। अब देखो 2 कितनी बार है? 1 2 2 2 बार है। फिर 5 एक बार तो 5 की पावर 1 और फिर 7 एक बार तो 7 की पावर 1। तो मैंने 140 का क्या किया? गुणनफल किया। गुणनफल करके और अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन अपन को इसी प्रकार करने हैं। अब देखो ये तो मैंने किया क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। 156 को मैंने ऐसे लिखा और वही शेप ली। मैंने दिया 2 का भाग, 2 का भाग देने पे कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, बच गया 1, 8 दूनी 16, 78 में। फिर मैंने वापस 2 का दिया, जब मैं 2 का दूंगा तो कितनी बार जाएगा? तो 3 और 9 बार। फिर अब इसमें 2 का जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा और 13 39, तो 13 बार गया। अब 13 में 13 का जाता है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो मैंने 13 में 13 का दिया, कितनी बार गया? 1। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन ये लिखेंगे कि 156 का जब अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया तो उसके ये मान प्राप्त हुए। अब इनको हम क्या लिखेंगे? गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं? 2 लिखा मैंने, इंटू 2 लिखा मैंने, 3 और 13। तो ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप। अब इसको दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 है। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 1 है क्योंकि 3 एक ही बार है। और फिर 13 की पावर 1। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनफल रूप। अब अपन देखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा 3825। अब इसका क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड। वो कैसे करते हैं हमें पता है। पहले मैं इसमें भाग दूंगा 2 का, तो अपने 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा और इसमें जाएगा 5 का भाग। तो मैंने 5 से जब भाग दिया तो कितनी बार गया? 7 बार। फिर यहाँ पे 7 पंजो 35, फिर 3 बच गए, फिर 6 पंजो 30, फिर 2 बच गए 5। अब दूंगा वापस में फिर 5 का। जब मैंने 5 का भाग दिया तो भाग गया 1 बार, फिर जाएगा 5 बार, फिर जाएगा 3 बार। अब मैं वापस दूंगा, देखूंगा कि 5 का तो जाएगा नहीं, तो अब जाएगा 3 का भाग। जब मैंने 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 1 51 बार। अब इसमें देखो किसका जाएगा? अब इसमें जाएगा फिर 3 का, तो 3 का दिया तो कितना आया? 17।
अब 17 में किसका जाएगा, 17 में 17 का ही जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 17 में 17 का भाग दिया तो कितना आया 1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अपन ने देखा 2825 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अपने 5, 3, 3 और 17 प्राप्त हुए। तो अब इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो मैं कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। और दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर कितनी है, 5 दो बार आ रहा है तो 5 की पावर 2, 3 दो बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 और एक 17 की पावर 1। तो ये क्या हो गया, गुणनफल रूप हो गया। अपने 140 का देख लिया, 156 का देख लिया और 3825 का देख लिया। अब आगे कितने बच गए, आगे दो और, अपने आगे दो क्वेश्चन और बच गए। अब अपन देखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनफल। तो 5005 का अभाज्य गुणनफल कैसे करते हैं। अब देखो पहले मैंने इसमें भाग दिया 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो मैंने 5 का भाग दिया, कितना आया 1001। अब इसमें देखो किसका जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 का भाग। मैंने दिया 7 का भाग। 7 का भाग कितनी बार गया, एक बार, फिर बच गए 3, फिर गए 4 बार और फिर 3 बार। अब देखो अब इसमें किसका जाएगा, अब इसमें जाएगा 11 का भाग। मैंने जब 11 का भाग दिया तो 11 कम 11 बच के 3, 11 3 33। अब इसमें जाएगा 13 का भाग, बच गया 1। तो अब देखो अपन ने 5005 के जब अभाज्य गुणनफल किए तो अपने ये मान प्राप्त हुए। अब इनको अपन गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वह कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखो इसका दूसरा रूप अपन नहीं लिख सकते क्योंकि ये सारे एक एक है तो पावर यहीं पे एक एक लगा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया। 5005 का अपन ने क्या ज्ञात किया, पहले अभाज्य गुणनखंड किया और उसके बाद उनको किस में लिखा, गुणनफल के रूप में लिखा। अब देखते हैं अगला, वो है 7429। अब अपने को क्या करना है, 7429 को अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, 7429 को लिखूंगा और इसमें भाग देना स्टार्ट करूंगा। अब मैंने सबसे पहले किसका भाग दिया, 2 का देखा। अब 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 17 का। 17 का भाग मैंने दिया, कितनी बार गया, 70 चौकों 68, फिर बच गए 6, फिर गया 3 बार, फिर गया 7 बार। जब मैंने 17 का भाग दिया तो इतनी बार गया। अब इसमें देखेंगे वापस इसमें 17 का जाएगा नहीं, 18 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 19 का भाग। मैंने जब 19 का दिया तो कितना आया, 19 दोनों 38 और बच गया, फिर जाएगा 29 57, 3 बार। अब मैंने देखा कि ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें खुद का ही भाग जाएगा तो ये 23 का भाग दे दिया। तो अपन ने क्या देखा, इसके गुणनखंड क्या है, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो अपन ने देखा 7429 का अभाज्य गुणनखंड किया और उसके बाद इनको किस रूप में लिखा, गुणनफल के रूप में लिखा। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अपने पांचों पार्ट किए हैं और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। अब देखो अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का पहले तो एलसीएम ज्ञात करना है, फिर एचसीएफ ज्ञात करना है और इनकी जांच करके ये देखना है कि इनका जो गुणनफल है, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अपने एक रूल होता है कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ की। तो ये रूल अपन फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आप पहली संख्या मतलब 26, दूसरी संख्या 91, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो जो गुणा करने पे मान आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। तो पहले अपन क्या देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 26 का पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अभाज्य गुणनफल करता हूँ। मैंने दिया 2 का भाग, कितनी बार गया, 4 दूनी 26,
फिर मैंने दिया 13 का भाग कितनी बार गया, एक बार। इधर बच गया 91। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, कितना का भाग जाएगा, अब 91 में भाग जाएगा 7 का। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर 13 का एक बार। तो अब अपन देखेंगे, मैंने जब 26 का अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया, 2 × 13, ये अपने फैक्टर आए। फिर 91 का किया तो कितने फैक्टर आए अपने, 7 × 13। तो अब अपन क्या देखते हैं, पिछले क्लास में देखा था कि अगर अपने को HCF चाहिए तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन चीज हो वही अपना HCF होता है। 2 कॉमन है, नहीं है। 7 कॉमन है, नहीं है। कॉमन क्या है, 13। तो अपना HCF क्या हो गया, 13। अब अपने को क्या चाहिए, LCM। LCM क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता हो, अर्थात 13 आ रहा है इसमें, 7 आ रहा है इसमें, 2 आ रहा है इसमें, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा बार है। तो ज्यादा बार वाला क्या होता है, LCM, और कम बार वाला HCF। अब देखो इनको गुणा करते हैं तो LCM कितना आएगा अपना, 13 7 91, 91 × 2 182। तो अपना आ गया LCM 182। तो अपना इक्वेशन क्या बोल रहा है कि अब अपने को ये चेक करना है कि अपनी पहली संख्या क्या थी, अपनी पहली संख्या थी 26 और दूसरी संख्या क्या थी, 91। अगर मैं 26 और 91 को गुणा करूंगा तो वह किसके बराबर आनी चाहिए, जब मैं LCM और HCF दोनों को गुणा करूंगा तो बराबर आनी चाहिए। तो जब मैंने HCF और LCM इनको गुणा किया तो अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो तो अपना आएगा 2366। और इसी प्रकार अब आप देखेंगे कि LCM तो अपना 182 और HCF है 13, इनको भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2366। तो कहने का मतलब है कि अपने को लिखना है कि हम जानते हैं कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। और अब HCF कैसे ज्ञात करते हैं, LCM कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपन पहले से जानते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इनका अभाज्य गुणनखंड किया, इनके पश्चात इनका HCF ज्ञात किया और LCM ज्ञात किया। फिर अपने क्या किया, इन सभी को इस फॉर्मूले के माध्यम से चेक किया और चेक करने पे पाया कि दोनों साइड अपनी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM व HCF ज्ञात करना है। तो अपन पहले HCF और LCM ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताऊंगा, बाकी 2 आप खुद करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको खुद को करने पड़ेंगे क्योंकि ये सेम है, पैटर्न इनका सेम ही रहेगा। तो अपन करेंगे क्या, अपन सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अपन क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अपन 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अपन 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो सबसे छोटी संख्या 2 का मैंने भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। फिर वापस मैंने 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। अब देखो 2 का जाएगा नहीं तो कितने का जाएगा, 3 का। तो 3 का दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। मैंने 12 का कर लिया, अब मैं करूंगा 15 का। तो सबसे पहले 2 का भाग देखेंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर जाएगा 3 का भाग, कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का कितनी बार, 1 बार। अब करेंगे 21 का, तो 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 7 का 1 बार। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा 12 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो मेरा आया 2। अब देखो 2 12 में कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। फिर 3 एक बार, तो 3 की पावर 1। अब अपन देखेंगे 15 का, जब मैंने 15 का देखा तो कितना आया, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर देखूंगा मैं 21 का, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 इंटू 7 पावर 1 1 लगा दो। अब अपने को क्या करना है, इन गुणनखंड के माध्यम से HCF व LCM ज्ञात करना है। तो कल मैंने बताया था HCF कैसे ज्ञात करते हैं और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए अपन क्या देखते हैं, सबसे कॉमन देखते हैं। तो HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इन तीनों में कॉमन क्या है? अब देखो 2 की पावर 2 इस एक में ही है, इन दोनों में 2 की पावर 2 या 2 का कोई फैक्टर नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आ सकता। अब कॉमन क्या लेंगे? 3, क्योंकि 3 इन तीनों में है। तो मैंने क्या बोला, अपने को वही चीज लेनी है जो तीनों में हो, तो मैंने ले लिया 3। तो अपना HCF क्या आएगा? 3, क्योंकि 5 और 7 दोनों में नहीं है। ठीक है, अब क्या देखेंगे? एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है वह घात जो सबसे ज्यादा बार आती हो। तो इसमें देखो 2 की पावर 2 सबसे ज्यादा बार है, इसमें हो या ना हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को लेना है वो घात जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो एलसीएम में 2 की पावर 2 ले लिया। अब क्या देखेंगे? 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है? 3 की पावर 1 बार आ रहा है। फिर जो संख्या बच गई 5 और 7, तो इनकी पावर 1 1 लगा दी। अब अपन क्या देखेंगे कि इनको गुणा किया तो कितना आया? 5 इंटू 7, तो ये आया 12 इंटू 35 बराबर 420। तो अपने को लिखना क्या है कॉपी में कि HCF ऑफ 12, 15, 21 बराबर 3 और LCM ऑफ 12, 15, 21 बराबर 420। तो मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया है। अब आप क्या करेंगे? इन तीनों के माध्यम से ये जो पॉइंट दिए गए हैं 2 और 3 वो सेम है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर इसी तरह से इन गुणनखंड का क्या करना है? एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। अब अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? दिया गया है इन दो संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम कितना है? 9 और एलसीएम कितना है हमें ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? लिखेंगे दी गई संख्या, कौन कौन सी संख्या है? एक तो 306 है और एक 657 है। अब देखेंगे HCF, तो HCF कितना है इनका? 9 और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो एक रूल होता है कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। अपने को क्या देखना है? पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कराना है, फिर HCF और LCM का गुणा कराना है। अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो अपने को जो संख्या ज्ञात करनी है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा कि प्रथम संख्या बराबर 306 और द्वितीय संख्या बराबर 657 है। तो ये तीनों मान अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो मान मैंने पुट किया तो क्या आया? 306 इंटू 657 बराबर HCF अपना 9 है और LCM अपना ज्ञात करना है। ज्ञात करना है उसको मैंने x मान लिया। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये जो 9 इधर गुणा में है वो इस साइड आके क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 306 इंटू, जब मैंने 657 में 9 का भाग दे दिया तो अपने x का मान आ गया। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जब इसमें 9 का भाग 306 में दिया तो यह गया 3 और 4 34 बार। तो 34 को जब मैं 657 से गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा? मेरा आएगा 22,338। तो अब अपने ये संख्या क्या देखी? ये जो अपना x आया है वो x अपना क्या है? LCM है। तो अपन क्या लिखेंगे? LCM ऑफ 306 और 657 का LCM कितना आया? 22,338। बस इतना सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे और अपन 2 नंबर अपने पक्के करेंगे। करना क्या है? लिखना है सबसे पहले 2 संख्या दी गई है, HCF दिया गया है, LCM ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज में लेना होगा। इस फॉर्मूले में अपन ने जब ये सारी मान पुट किए तो अक्स का मान निकल के आया और ये अक्स का मान अपना LCM है। आई बात समझ में? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हमें जांच करनी है। क्या जांच करनी है?
कि n कोई प्राकृत संख्या है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी या हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि 6 की पावर n में n का ऐसा कौन सा मान रखे जिससे ये 0 पे समाप्त होगी। तो 0 पे समाप्त होने के लिए 6 की पावर n में n का ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि ये 0 पे समाप्त होगी। सबसे पहले अपने को n का मान दिया क्या गया है, n का मान है एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। तो कल मैंने इस पे एक आपको एग्जाम्पल बताया था, उसमें मैंने बताया था कि 4 की पावर n वाला कि वो 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। उसके लिए अपन क्या देखते हैं, अपनी एक अवधारणा चलती है या अपना एक नियम चलता है। वो नियम क्या बोलता है, वो नियम ये बोलता है कि यदि, जैसे पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। कॉपी में ऐसे लिखना है कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप बनाती है तो वह संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होती है। तो एक रूल क्या बोलता है, जिसे शून्यांक नियम बोलते हैं, वो ये कहता है कि यदि कोई भी संख्या हो वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप बनाती हो तो वह संख्या हमेशा 0 पे समाप्त होगी। अब अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि 6 की पावर n यदि 0 पर समाप्त होगी तो यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप बनाएगी। और ये रूप चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड। अपन अभाज्य गुणनखंड क्यों करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसलिए करेंगे कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप बनाना है। तो मैंने जब 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो मेरा क्या आया, 6 का आया 2 इंटू 3। तो कहने का मतलब इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं 5 एक बार आना चाहिए था। अगर 5 एक बार आ जाता तो यह संख्या 0 पे समाप्त होती। पर अब अपन क्या कहेंगे कि 6 की पावर n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं बना रही। अतः यह इस नियम के विपरीत है। फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अपने को सिंपल लैंग्वेज में ये लिखना है कि अगर 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगी तो वह हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप जरूर बनाएगी। बट अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो अपन ने पाया कि 6 की पावर n है वह 2 इंटू 3 मतलब 2 की पावर n इंटू 3 की पावर m का रूप बना रही है। लेकिन ये 0 पे समाप्त होने का कोई रूल नहीं है। रूल तो केवल यही है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूल बनाएगी तभी ये 0 पे समाप्त होगी। तो अपन ने क्या देखा, ये समाप्त नहीं हो रही है तो अपन नीचे लिख देंगे कि ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। कॉपी में सेम ऐसे ही लिखना है और आपको अपने 2 नंबर पक्के करने हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अपने को 2 प्रकार की संख्या दी गई है और अपने को चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है।
वो क्या है कि पहले देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अपने को पहले ये देखना है कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हो। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हो। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो केवल और केवल 2 गुणनखंड रखती हो। कहने का मतलब अगर अपन देखेंगे भाज्य संख्याएं तो वह हमेशा 2 गुणनफल रखेगी। अगर अभाज्य संख्या को देखना है तो ये ओनली 2 गुणनखंड रखती है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि मेरे पास एक पिज्जा है, एक तो मैं हो गया और एक पिज्जा हो गया, और एक पिज्जा अलग और है, इसमें भी मैं हूं। तो अगर ये पिज्जा बोले कि नहीं मैं तो किसी को नहीं दूंगा, केवल मैं रहूंगा और ये पिज्जा रहेगा, तो कहने का मतलब एक तो ये खुद हो गया और एक ये पिज्जा हो गया। मतलब ओनली दो आदमी इसमें भागीदारी रखते हैं। और एक इधर पिज्जा हो रहा है, ये बोलेगा नहीं मैं तो सब में डिवाइड करूंगा, तो कहने का मतलब ये तो अपने 2 से ज्यादा में डिवाइड कर रहा है और ये केवल 2 में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है ये अभाज्य संख्या का उदाहरण होगा और ये भाज्य संख्या का उदाहरण होगा। तो अभाज्य संख्या क्या बोलती है कि मेरे तो केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो मैं होऊंगा और एक वो संख्या होगी। और भाज्य संख्या क्या बोलती है कि नहीं मेरे तो 2 से अधिक फैक्टर होंगे, तभी मैं भाज्य संख्या कहलाऊंगी। अब अपन देखते हैं जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने को 2 प्रकार की संख्याएं दी गई है। क्या दी गई है? संख्याएं। अब इन दोनों में से इनके फैक्टर चेक करके अपने को ये बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो अपन लेते हैं संख्या नंबर पहली। लिखेंगे क्या? लिखेंगे दी गई संख्या बराबर 7 × 11 × 13 + 13। अब अपन क्या देखेंगे, इस संख्या में कॉमन चीज क्या है। तो इस संख्या में 13 कॉमन चीज है, तो मैंने 13 को कॉमन निकाला। तो कॉमन निकालते हैं तो वापस 7 वहीं पे, 11 वहीं पे, और एक 13 की जगह अपन 1 ले लेंगे क्योंकि 13 बाहर आ गया और इधर भी 13 बाहर आ गया, तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। अब देखेंगे 13 इंटू ये कितना हो गया? 11 × 7 77, 1 78। और अब देखेंगे कि 13 × 78। अब मैं एक एक्स्ट्रा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये एक सब में आता ही है, ये हाइड रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड। ये प्रथम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनफल हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या है। सेम इसी प्रकार अपने को दूसरी संख्या दी गई है। दूसरी क्या दी गई है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से देखूंगा कि कॉमन क्या है। तो मैंने देखा कॉमन 5 है, तो मैंने 5 को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +1। अब मैं इन सबको अंदर गुणा कर दूं, तो मैंने जब इनको गुणा किया तो उत्तर आया 108 और एक इसको जोड़ दिया तो क्या आया? 109। अब मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 1009। और एक मैंने बोला कि छुपा हुआ रहता है, उसको अपन लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस संख्या के भी 2 से अधिक फैक्टर हुए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और मैंने क्या बोला? वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो अपने को इस क्वेश्चन में यही बोला था कि व्याख्या करनी है और चेक करना है। तो आपने क्या की? व्याख्या की और फिर चेक किया और ये बताया कि ये संख्या भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया रवि से तेज है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब अपन क्या देखेंगे कि अपने को पहले तो लेना है एक मैदान। मान लो ये गोल मैदान है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे सोनिया और यहाँ पे रवि है, दोनों ने एक समय पर चलना प्रारंभ किया। इस एक राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि अपन को ये पूछा है कि ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। अब प्रारंभिक स्थान पर जब मिलेंगे वो इन दोनों का मतलब इन दोनों का सबसे ज्यादा बार आने वाला चक्कर होगा तभी मिलेंगे। तो अपन क्या देंगे, सबसे ज्यादा बार के लिए अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो सबसे पहले 18 का एलसीएम निकालते हैं, वो क्या आएगा, और 12 का एलसीएम निकालते हैं, वो क्या आएगा। मैंने 12 का निकाला तो अपना एलसीएम आया ये। तो अपन क्या लिखेंगे, 18 का तो आया 2 × 3 की पावर 2 और इधर 12 का आया 2 की पावर 2 × 3। तो मैंने इनका अभाज्य गुणनखंड करके ये देखा कि इनके गुणनखंड ये आए। अब इन गुणनखंड के माध्यम से अपन क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ही क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिकतम बार एक जगह से निकलेंगे तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट निकाल पाएंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे, इनका एलसीएम। तो मैंने क्या देखा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबसे अधिकतम घात। तो ऊपर वाले में देखेंगे 2 की अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात 2 की पावर 2। फिर देखेंगे 3 की अधिकतम घात 3 की पावर 2। जब मैंने इनको गुणा किया तो कितना आया, 36। तो ये 36 क्या आई, मिनट आएगी। मिनट क्यों आएंगी, क्योंकि ये एक 18 मिनट लेता है और एक 12 मिनट लेता है। तो अपना जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस इतना ही लिखना है। इस क्वेश्चन में क्या देखा आपने कि दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं और दोनों का अलग अलग टाइमिंग है। जब वह दौड़ेंगे तो उनके बीच में गैप आएगा और उस गैप को कवर करने के लिए जब वह सेम स्थान पे मिलेंगे तो वह सेम स्थान निकालने के लिए अपने को क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम ज्ञात करना होता है। अगर ये पूछता कि अलग अलग कब मिलेंगे तो अपन ज्ञात करते हैं एचसीएफ। अब अपन ने प्रश्नावली 1.1 के 7 क्वेश्चन थे, सातों को अपन ने समाप्त कर लिया। अब अपन कल करेंगे 1.2। अगर इन 7 क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी डाउट सॉल्व करूंगा। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।